बाइसेक्शन मेथड। ये देखिए, ये है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इसको हम इस्तेमाल पहले से कर चुके हैं, यानी कि आप अपने जो आपने टेंजेंट किया उस पर आप 2 पॉइंट्स कंसिडर कर लीजिए, और फिर इस इक्वेशन को यूज करते हुए आप काम कर सकते हैं। सेकंड आप क्या कर सकते हैं, अच्छा नॉर्मली हम यहाँ पे इंटरमीडिएट थ्योरम का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। नॉर्मली आप ये देख रहे होते हैं जो आपने इनिशियल पॉइंट कंसिडर किया है, उस पॉइंट के ऊपर कहीं आपका फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा है कि आपका फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो नहीं हो रहा तो यूर गुड टू गो, आप अपने पॉइंट को कंसिडर करते जाते हैं। और फिर आपने सेकंड क्या देखना होता है, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, कि आप ये देखें कि आप जैसे जैसे आइट्रेशन करते जा रहे हैं आपका आंसर कन्वर्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे पहले 1.4143 था, सेकेंड आंसर 1.4142 था, अब हम थर्ड आइट्रेशन करें, सॉरी 4167 देन 4143। तो इस तरह से आपका आंसर जो है वो तकरीबन √2 के आंसर की तरफ करीब करीब आता जा रहा होता है। सो आपने ये चीजें देखनी होती हैं। अच्छा अगर तो इस तरह से हो जाए, होने लगे कि आपका डेरिवेटिव जीरो हो, या फिर आपकी कन्वर्जेंस प्रॉपर ना हो, तो इसका मतलब है कि आपके इनिशियल गैसेस में कोई मसला है। इसके कोड की तरफ बात कर लेते हैं। तो कोड इसका अब तक के वही है जो कि आप इस्तेमाल करते हुए आ रहे थे। हम सर शाहिद ये बताएंगे आप इन दो लाइंस में क्या किया है हमने। फंक्शन को डिफाइन करना, फंक्शन को डिफाइन करने के बाद हम जो है एक्स माइनस टू फोर की फॉर्म में लिखते हैं। एंड देन हमने अच्छा सेकंड यहाँ सम पे में क्या हमने क्या किया किया है। है, एक मिनट सर, यहाँ पे हमने क्या किया है कि फंक्शन को डिफाइन कर दिया x² - 2। देन यहाँ पे आपने एक और फंक्शन डिफाइन कर दिया जो कि उसका डेरिवेटिव है। अब ये मैंने डेरिवेटिव को कैलकुलेट करके लिखा है, लेकिन क्या हम जानते हैं, हमने पहले पढ़ा है सिंपल में कि आपको डेरिवेटिव खुद से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डेरिवेटिव पाइथन से भी कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो आप सिंपली वो तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है जी सर, शायद इस लाइन को एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। मैम हमारे पास ये है कि हमने ये मेथड को यूज किया है और ये x0 क्या है, और देन मैम जी अब नजर आ रहा है। मैम एक्स नॉट हमारे पास जो इनिशियल गैस है जो हम ले रहे हैं, और अभी हमारे पास पॉलिस है और हमने मैक्सिमम जो डेल्टा फैल सकते हैं, लेकिन की जो नंबर्स है वो फैल सकते हैं। एक मिनट सर, शायद आपकी आवाज मुझको से समझ आ रही है। सर उसामा आप इस लाइन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैम इस लाइन के अंदर उन्होंने एक डेफ का फंक्शन लिया, उसके बाद उसका नेम है न्यूटन रॉफ्सन रखा नाम, और उसके अंदर जो पैरामीटर लिए, एक तो लिया है एक्स नॉट मेरे ख्याल है, या एक्स थीटा अगर कॉल करना है तो उसको। उसके बाद टॉलरेंस इसकी जो एक्सपोनेंट आ -6 है, और मैक्सिमम इंटरेक्शन मेरे ख्याल है, या वो पॉइंट है जो आइट्रेशन हाइड्रेशन। आइट्रेशन वो 10 होगी। तो मीन्स के वो x1 हो जाएगा, फिर मैम ऐसे ही है ना, बार बार x2 फिर x3। नहीं, ये जो हमारे पास आंसर आइट्रेशन जो है वो मैक्सिमम किस तक है, 10 तक है, यानी कि x9 तक के ये आपको कैलकुलेट करके देगा। यस, यस। ठीक है, टॉलरेंस हमने क्यों डिफाइन की हुई है, हम जानते हैं कि आपका आंसर बहुत ज्यादा छोटा ना हो, इसीलिए आपको कहते हैं कि अगर आपकी टॉलरेंस एक्सीड कर रहा है तो आप उसको कंसीडर ना कीजिए। और x0 है ये, यानी इनिशियल गैस होगा। अच्छा खैर, फिर इसके बाद नेक्स्ट। और उसके बाद हमने प्रिंट का फंक्शन प्रिंट करवाया इसको, और इनिशियल गैस
और इसके अंदर है जो एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट, और इधर एक्स नॉट जो ब्रैकेट के अंदर वो वाला है जो हमारा ऊपर जो मेरे ख्याल हम रिटर्न करवाएंगे। अच्छा सर रिटर्न तो हमने शाहिद, एक मिनट सर एक्स। शाहिद, आप इस लाइन से फेमिलियर हैं कि ये एफ क्या है और ये किस तरह से हम प्रिंट करवा रहे हैं, इस लाइन से फेमिलियर हैं आप, इस सिंटेक्स से? तो शायद अगर आप फेमिलियर नहीं हैं तो आपकी आवाज़ नहीं आई है। ठीक है सर उसामा, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या है, एफ क्या है, और फिर इसके बाद ये बाकी चीज़ें। प्रिंट का फंक्शन तो हम नॉर्मली इस तरह से इस्तेमाल करते हैं ना कि अगर आपने प्रिंट करवाना है तो आप प्रिंट कर लिखें, एंड देन आप पैरेंथेसिस में, कोटेशंस में आप जो भी स्टेटमेंट को आप पुट करें वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये किस तरह का तरीका है प्रिंट करवाने का? अच्छा मैम, ये जब हम करली ब्रेसेस के अंदर वो अगर मुझे इनकी एक अच्छी रीडेबल देनी हो तो उसके अंदर फिर हम जो जिस चीज़ को प्रिंट करवाना हो हम करली ब्रेसेस में लिखने के लिए ना इसको मतलब कि एक्स के फंक्शन को यूज़ करते हैं जो स्ट्रिंग के अंदर होता है। तो बाकी इसका कुछ और भी इसका है, मतलब वो करंटली मेरे इसको माइंड में नहीं है। तो यहाँ पे जो एफ स्ट्रिंग है वो असल में इस्तेमाल होता है, देखिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं प्रिंट, प्रिंट के बाद आप कोटेशंस में लिखते हैं, यही लिख देते हैं इनिशियल गैस, इनिशियल गैस लिखते हैं, और फिर यहाँ पे आप कॉमा डाल के आप लिख देते हैं एक्स नॉट। तो एक्स, तो ये क्या करता कि इनिशियल गैस को ऐसे ही प्रिंट कर देता, और एक्स नॉट कॉमा डाल के आपने लिखा हुआ है तो एक्स नॉट के अंदर जो भी वैल्यू होती वो एक्स नॉट की वैल्यू भी ये हमें प्रिंट कर देता है। ऐसा ही ये तो सिंपल वाला मेथड है ना, जिससे हम सब पहले से, हमें सबको पहले से ही पता है। अब इसी वाले काम का एक और तरीका होता है कि आप एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर लीजिए। एफ स्ट्रिंग क्या होता है कि आप पहले एफ लिखते हैं और फिर इसके बाद आप डालते हैं कोटेशंस। तो कोटेशंस में जो भी आप स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हैं वो एज इट इज ही क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है। यहाँ पे इनिशियल भी एज इट इज प्रिंट होगा, गेस भी प्रिंट होगा, गिविंग के ये हमारे पास कॉलन भी एज इट इज प्रिंट होगा, एक्स नॉट भी एज इट इज ही प्रिंट होगा। यहाँ पे एक्स नॉट लिखा हुआ है तो ये एक्स नॉट की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी बल्कि एक्स नॉट प्रिंट होगा, एंड देन इक्वल्स टू बी। अब आपको अगर जिस तरह से हमें कोई वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, लेट्स से एक्स नॉट की वैल्यू हमने यहाँ लिखी हुई है 1.5, तो अगर आप एफ एक्स स्ट्रिंग का इस्तेमाल नहीं करते और वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू आपने प्रिंट करवानी होती है तो फिर आप कॉमा डाल के वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। लेकिन एफ स्ट्रिंग आपको इजाजत देता है कि आप यही काम ये कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हुए कर लीजिए। तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखते हैं वेरिएबल्स का नेम, और वेरिएबल का नेम पुट करने के बाद ये आपको कर्ली ब्रैकेट प्रिंट नहीं करवाता बल्कि वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा देगा। ये क्लियर है सर उसामा एंड सर शाहिद? जी जी बिल्कुल है। ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या हो रहा है? ये आइट्रेशन मैम हो रही है। अब आपने फॉर और लूप का इस्तेमाल मैक्सिमम किया है। आइट्रेशन भी हमने डिफाइन कर दिया ऊपर, एग्जैक्टली और वो सर, इसको फॉलो करेगा। ठीक है। और उसके बाद फिर नीचे हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट, तो वो भी ले लिया है। मतलब कि जो फंक्शन है एक तो वो आ जाएगा, उसको हमने अपडेट करके लिख लिया एफ नॉट के इक्वल, फिर हमने उसी का डेरिवेटिव ले लिया, उसको अपडेट कर दिया है डी एफ एक्स नॉट के। फिर हमने बताया है कि अगर जो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो प्रिंट कर दें जीरो डेरिवेटिव, ये हमने बेस केस लगा दिया। और रिटर्न कर दें नन, मतलब कुछ भी नहीं। अगर हमारा जो है, इसके बाद हमने एक और ये दूसरी है जो हमने पीछे भी यूज की है इक्वेशन, एक्स वन इज इक्वल टू, क्योंकि हम अब आइट्रेशन वन पे चले गए हैं, तो एक्स नॉट माइनस एफ एक्स ओवर डी एफ
फिर इसके अंदर हमने वो मेरे ख्याल वैल्यू पुट की है। am I राइट मैम? आइट्रेशन i+1 और इक्वल टू x रेशो 6f। और उसके बाद फिर हमने f(x) जो है उसको कर दिया उसके अंदर f(x) कॉलन, ये हम्म। पॉइंट है हम्म, 6f। इस बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, फिर हमने अब्सोल्यूट का फंक्शन लगाया है ताकि कोई नेगेटिव में वैल्यू ना आए या इस तरह कंप्लीट एक होल डिजिट में आए। अच्छा, उसके अंदर हमने क्या कहा है कि इफ एब्सोल्यूट के अंदर हमने x1 माइनस x0, अगर दोनों को माइनस करने से वो लेस देन टॉलरेंस से आए तो देन प्रिंट कर दो कन्वर्ल्ड। मतलब कि हमने पहले ऊपर टॉलरेंस को यूज करने का मकसद ही ये था कि आगे हमें वो उससे ज्यादा एक्सीड ना करे। अच्छा, और रिटर्न कर दो x1। और फिर हमने नीचे क्या किया है, x0 को अपडेट कर दिया है x1 के। फिर हमने किया है प्रिंट डिड नॉट कन्वर्ट, मीन्स कि ये तो मेरे ख्याल एल्स की कंडीशन में हम आएगा ना। आपने वो लिखनी थी या? नहीं नहीं, अभी इस बारे में हम बात करते हैं। ये थोड़ा सा जो कोड है मुझे यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसमें दो तीन चीजें एक साथ इस्तेमाल हो रही हैं। आप जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए। असल में हम ना वो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, मुझे तो इतना ही पता, लेकिन मैं थोड़ा सा ना काफी ज्यादा आउट ऑफ माइंड हूँ इस। तो इस थ्योरी में आपने क्या समझा? नो मैम, सॉरी, मैं बिल्कुल ही आउट ऑफ माइंड था। दिया गया है कि हमें इस्तेमाल करते हैं किसी भी जो है फंक्शन का कन्वर्जन मैम आप फाइंड आउट दूसरी करने के लिए। दूसरी स्लाइड पे आ गए वापस। आपका फंक्शन एक्स एक्सिस को टच ना कर रहा हो, तब आप क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, उस टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं और उसको फंक्शन से डिवाइड करवाते हैं, और अपने वैल्यू जो है उससे एक फॉर्मूला देन इस्तेमाल करके उसको देखते हैं कि जो आपने टेंजेंट निकाला है इसके थ्रू जो आंसर आ रहा है वो ठीक भी है या नहीं। अच्छा, हम सबसे पहले एक काम कर लेते हैं कि एक फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं जो कि है हमारे पास f(x) = x² - 2, वही वाला फंक्शन है जो कि हमने अभी कंसिडर किया था। अच्छा, यहाँ पे हम एक न्यू फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं, f डेरिवेटिव। f डेरिवेटिव हमारे पास कितने पैरामीटर्स लेता है? एक ही पैरामीटर लेता है। तो f डेरिवेटिव का आंसर क्या है? इसमें मौजूद है हमारे पास 2x। सो ये तो हमने बस फंक्शन डिफाइन किया है। यहाँ पे आपने डेरिवेटिव को खुद से कैलकुलेट किया है, लेकिन हम ये बात पहले से जानते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम पाइथन से भी कैलकुलेट करवा सकते हैं। देन इनिशियल पॉइंट हम रख लेते हैं जो कि हमारे पास x है, जो हमारे पास x की वैल्यू है x0, जिसे हम जानते हैं वो है 1। फिर अब हमें चार सॉरी 10 टाइम्स इटरेशंस करनी है। सो फॉर आई इन रेंज वाला जो कोड अभी हमने लिखा था उसको समझने के लिए थोड़ा सा इससे बेहतर कोड है। हम पहले इसे समझते हैं फिर उसकी तरफ जाएंगे। फॉर आई इन रेंज 10, इस बात से तो किसी को कोई मसला नहीं है। ये 0 से लेके 9 तक के ये कोड चलेगा, यानी आई में पहले 0 की वैल्यू आएगी, फिर 1 2 3 एंड टिल 9, क्योंकि हम जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये इसी तरह से काम करता है। अगर आपको लिखना होता है, 1 से स्टार्ट करवाना होता है तो फिर वहाँ पे इसको i+1 से लिखना पड़ता है हमें। तो फॉर आई इन रेंज 10 हो गया। 9 तक के हमारे पास 9 तक के कोड चलेगा। देन अब आपने यहाँ पे इनपुट करना है जो इसका कोड था, विच वाज, फंक्शन को कॉल किया है यहाँ पे। f(x) की जगह क्या आ जाएगा? ये सब आ जाएगा, डिवाइडेड बाय f डेरिवेटिव। सिंपल ये वही इक्वेशन है जो आपने यहाँ पे इस्तेमाल की थी। उस इक्वेशन को आपने कंप्यूटर में डिफाइन कर दिया है। और फिर अब क्या करना है? प्रिंट करवाना है। प्रिंट किसे करवाना है?
प्रिंट में हम एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये आपको क्या दे इसे आपको क्या देना चाहिए, आइट्रेशंस। लेट्स मेक इट कैपिटल। आइट्रेशन की वैल्यू आनी चाहिए आपके पास। अच्छा, आइट्रेशन जो है, एक तो ये है सिंपल कि जो सिंपल सा आंसर था जो इससे पहले हम करवाते आए हैं, वो ये वाला था कि हम रूट लिख दिया करते थे और फिर यहाँ पर कॉमा डाल के जो भी आपके पास एक्स की फाइनल वैल्यू है आप उसको लिख के रन करवा दें। सो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा फर्स्ट, इसका फर्स्ट टाइम हमारे पास रन हो रहा है तो ये सो रूट हमारे पास क्या है, सबसे पहले 1.5, देन उसके बाद अब आप ये इसमें खुद ही देख सकते हैं 1.4, 1, 2, 3 एंड देन 6 एंड देन 2 एंड देन 3, फिर 7 तक भी और 5 तक भी। यहाँ पर ये वैल्यूज जितने भी डेसिमल के पॉइंट्स के बाद इतनी वैल्यूज हैं ये सब तकरीबन सेम ही हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ पर आपका जो आंसर है वो कन्वर्ज होना शुरू हो गया है। 1.5 से आप जो सेकेंड आइट्रेशन की वैल्यू थी वो कुछ इस तरह से आई और फिर थर्ड आइट्रेशन के बाद देखें आप कुछ वैल्यू सेम हुई और फिर आपकी तमाम वैल्यू सेम होती जा रही हैं। यहाँ तक की बात ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। जी मैम। यहाँ पे क्या हुआ, एक्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी वो सेव होती गई और वो आपके पास प्रिंट होती गई। अच्छा, इसी चीज को प्रिंट करवाने का दूसरा मेथड क्या है कि मैं यहाँ पे लिख दूँ, लेट से आप रूट लिख दें, रूट ही सही है चलें, रूट एंड देन जो कि इससे पीछे वाले कोड में इस्तेमाल हुआ था i+1। ये i+1 क्या करेगा, किसी को इसका आइडिया है? ये मैम नंबर ऑफ आइट्रेशन है हमारे पास। i+1। जी, i+1 ये क्या करेगा? अच्छा मैम, वो जो हर एक का आएगा ना, तो मतलब अगर एक आइट्रेशन का आंसर आ गया तो वो उसको आइट्रेशन को एक आगे कर देगा कि अब दूसरी को मीन्स को उसको टेस्ट करें, अब तीसरी को अच्छा, करें फिर। ये 10 आइट्रेशंस हैं और इसका हमने क्या बताया था आपको कि ये 0 से 9। लेकर 9 तक के रेंज करेगा। सो आई में जब 0 है तो आपका फिर आंसर एक्स किसका आएगा, जब आई आपके पास 0 है उस वक्त आंसर आपके पास x1 का आएगा। तो लिहाजा यहाँ पे x1 शो होगा। um, 1 मिनट में दूसरा अकाउंट से ज्वाइन करके Recording in progress. ठीक है, कुछ इस तरह से है। सर शाहिद, इसका आंसर आप बता सकते हैं जो सर जुल्फिकार ने क्वेश्चन पूछा है कि बाइसेक्शन मेथड में क्या हुआ है कि हम बाइसेक्शन मेथड यूज नहीं कर रहे और न्यूटन रैप्सन मेथड यूज कर रहे हैं। और इसके अंदर हमने जो बाइसेक्शन मेथड इन दोनों के अंदर हमने फाइंड किया था, फाइंड करना इक्वेशंस को।
तो लेकिन उसके अंदर क्या होता कि उसके अंदर हम डेरिवेटिव नहीं लेते थे बाइसेक्शन मेथड के अंदर, और दो लिमिट्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट। और अगर हम बात करें दूसरे की न्यूटन मेथड की, इसके अंदर क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, और दूसरा इसके अंदर हमारे पास एक वैल्यूज होती है, इसके अंदर दो वैल्यूज थी, इसके अंदर हमारे पास एक वैल्यूज थी। और इसके अंदर और हमने जो देखा है हाँ ये चीज देखिए कि अगर इसके अंदर हमारे पास डेरिवेटिव जीरो आ जाता है तो फिर ये फेल हो जाता है, यानी कि न्यूटन मेथड जो है ना वो फेल हो जाता है और ये कन्वर्ज नहीं होता। लेकिन जो बाइसेक्शन मेथड था वो हमारे पास क्या होता है कि हमेशा ही कन्वर्ज होता है, उसके यानी कि फेल होने के चांसेस कम है। अच्छा, आप इसमें जाएं गिटहब रेपोजिटरी में जहाँ पे मैंने दोनों दोनों मेथड्स लिखे हुए हैं। वहाँ पे सबसे पहले आपको पता लगेगा कि ऑलरेडी लिखा हुआ है कि बाइसेक्शन मेथड आप इस्तेमाल कब करते हैं, जब आप लीनियस है और आपके पास ये वाली कंडीशन मौजूद है, यानी आपका फंक्शन किसी पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है और ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस भी होना चाहिए। इसके बाद फिर आप जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है वो यूज करते हैं इसके ऊपर, यानी कि ऑपोजिट साइंस का यूज करते हुए फंक्शन की आप अपनी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए फंक्शन का कंटिन्यूस होना जरूरी नहीं है, जबकि बाइसेक्शन मेथड के लिए फंक्शन का कंटिन्यूस होना जरूरी है। आई होप मेरी आवाज पहुंच रही है, राइट? यस मैम आ रहा है। सही है। और फिर दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि सर जुल्फिकार, आपका फंक्शन ये है, इस तरह का फंक्शन है जो कि एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। तब आप क्या करते हैं, एक स्लोप कंसीडर कर लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं टेंजेंट, और उसका स्लोप आप जो डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं वो उसके स्लोप के तौर पे कैलकुलेट कर रहे हैं। थर्ड चीज ये है कि न्यूटन रैप्सन मेथड आपका बाइसेक्शन मेथड से कहीं ज्यादा फास्टर है और एक्यूरेट है। थर्ड चीज मैंने आपको क्या बताई कि अगर तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप बाइसेक्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, न्यूटन रैप्सन से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपने प्रेफर करना है न्यूटन रैप्सन को, बिकॉज इसमें जो आइट्रेशंस हैं वो आपको कम करनी पड़ती हैं, आपका आंसर जल्दी आ जाता है। अनलाइक बाइसेक्शन मेथड, वहाँ पे आंसर आपका इतनी जल्दी नहीं आता, आपको काफी ज्यादा वहाँ पे um, एक तो ये बात हो गई। इसके अलावा हमारे पास जो न्यूटन रैप्सन मेथड है उसके कन्वर्ज करने का जो तरीका है वो क्वाड्रेटिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर बार जब आप यानी आप कन्वर्जेंस की तरफ डबल स्पीड से जाते हैं, सादा अल्फाजों में ये रखिए कि आप कन्वर्जेंस की तरफ डबल स्पीड से जाते हैं, जबकि बाइसेक्शन मेथड लीनियरली कन्वर्ज करता है, यानी स्लो स्लो कन्वर्जेंस की तरफ जाता है। हर बार जब आप कन्वर्जेंस करते हैं तब आप यूँ समझिए कि बाइसेक्शन मेथड से आप डबल स्पीड के साथ आप आगे चले जाते हैं। देन एफिशिएंसी की भी हमारे पास बात हो गई है, और साथ साथ हमारे पास क्या है, जैसे हमने वहां पे बात की बाइसेक्शन मेथड्स के लिए आपको इंटरवल्स रिक्वायर्ड होते हैं, एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी शुड बी लेस देन जीरो, ताकि आप इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इस्तेमाल कर सकें। लेकिन यहाँ पे इस तरह की जरूरत नहीं होती, यानी कि आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि फंक्शन कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है। जो चीज सिर्फ एक यहाँ पे आपको चेक करनी होती है वो ये है कि इसका स्लोप जीरो ना हो रहा हो, डेरिवेटिव जीरो ना हो रहा हो। लेकिन एक और चीज है, सिर्फ यही चीज यहाँ पे आपने देखनी होती है कि अगर तो आपका डेरिवेटिव जो है इनिशियल गैस के ऊपर वो जीरो हो जाए तो फिर ये कन्वर्जेंस शो नहीं करता, फिर ये डाइवर्जेंस की तरफ चला जाता है और आपका आंसर ठीक नहीं आता। एक और चूज एक और बात ये है कि लेकिन बाइसेक्शन मेथड जो है, अगर तो आपने जो कंडीशन थी इसकी एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी शुड बी लेस देन जीरो, अगर तो आपने इस कंडीशन का इस्तेमाल किया हुआ है, यानी कि आपने फंक्शन इंटरवल्स ऐसे लिए हैं जिसमें फंक्शंस की वैल्यू अपोजिट्स हैं, अपोजिट साइन के साथ हैं, तब आपका फंक्शन हमेशा कन्वर्ज होता है। बाइसेक्शन मेथड की बात कर रही हूँ, जबकि न्यूटन रैप्सन मेथड में ऐसा नहीं होता। सर जुल्फिकार, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। हम्म। यस।
एक ये है कि न्यूटन रेफसन मेथड में अगर आपका फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव ऐसा है जिसमें आप डेरिवेटिव नहीं ले सकते या फिर आपका डेरिवेटिव जीरो और इनिशियल गैस पे, तो आपके आंसर में प्रॉब्लम हो जाती है। जबकि बाइसेक्शन मेथड में क्या होता है कि अगर तो आप एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी शुड बी लेस देन जीरो इस थ्योरम को यूज कर रहे हैं तो आप हमेशा कन्वर्जेंस की तरफ जाते हैं। यानी न्यूटन रेफसन मेथड में ऐसा होता है कि आप डाइवर्जेंस की तरफ चले जाते हैं, लेकिन बाइसेक्शन मेथड पे आप हमेशा कन्वर्जेंस की तरफ जाते हैं। यस सर, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि इसमें क्या स्टेप्स होंगे। इसमें सिर्फ एक सिंपल सा ये फॉर्मूला है जो आप इसको यहाँ देख रहे हैं। एक्स ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे एन जो है वो आपकी नंबर ऑफ आइट्रेशन है कि लेट से आप कितनी दफा आइट्रेशन करें। लेकिन एक बात ये आपने देखनी है कि एन की वैल्यू आप ये समझ लीजिए कि इट इज आई माइनस वन। आई नंबर ऑफ आइट्रेशन हैं, अगर तो आप फर्स्ट आइट्रेशन पे हैं तो वन माइनस वन शुड बी जीरो, एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो जीरो प्लस वन तो ये आपको एक्स वन का आंसर दे देगा। ठीक है, इसी तरह से एक्स जीरो यानी इनिशियल गैस जो है वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। देन आप वही फंक्शन वैल्यू पता करेंगे और फंक्शन का जो हमने डेरिवेटिव निकाला है वही एक्स इनिशियल गैस अपना उसमें वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट करेंगे और आइट्रेशन करेंगे जब तक कि आपका जो फंक्शन है वो नहीं हो जाता, कन्वर्जेंस की तरफ नहीं चला जाता। सिर्फ ये इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है और यही इसमें इस्तेमाल हो रहा होता है, और इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। वो ऑलराइट सर, ये क्वेश्चन थोड़ा जो है आपका ये इस तरफ चला गया है कि इसका आंसर हमें आपको ग्राफ से देना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो है डेरिवेटिव ये है आपका स्लोप। ठीक है, ये डेरिवेटिव ये आपका स्लोप है। अब आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फंक्शन फंक्शन की जो वैल्यू है उसमें से आप स्लोप की वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं, उन दोनों वैल्यूज को, और फिर आप यहाँ पे जो रूट है वो आप लाके दे रहे हैं, और रूट में से सॉरी माइनस कर रहे हैं। सो एग्जैक्टली ये इन्होंने फॉर्मूला किस तरह से बनाया है, इसके पीछे इनकी क्या लॉजिक थी, ये तो इतनी डीप मैंने तो इसके बारे में स्टडी नहीं किया है अभी। लेकिन ये एक अच्छा पॉइंट है स्टडी करने के लिए, हम इसके बारे में स्टडी करके इसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव का जो मेन मकसद है वो इस टेंजेंट का स्लोप प्रोवाइड करना है। सर यहाँ पे जो है आप ये जो एग्जांपल मैंने आपको दी है कि आप इसको टेंजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने आपको इस फंक्शन की दी है कि जहाँ पर रूट से जो है टच नहीं हो रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ यहाँ पे इस्तेमाल हो। यहाँ पर आके इस एग्जांपल का स्पेसिफिकली इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि ये एग्जांपल न्यूटन रैप्सन मेथड को बाइसेक्शन मेथड से डिफरेंट बनाती है। तो आपको ये समझने में आसानी हो जाती है कि न्यूटन मेथड आप इस्तेमाल क्यों करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस फंक्शन के लिए न्यूटन रेफसन मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
यस यस, आप ठीक कह रहे हैं। एक मिनट सर। ये सही है, जो आपने बात की इसको हमें मजीद चेक करने की जरूरत है। जी जी, कहाँ से भी कर सकते हैं। सो उसके हम बात कर रहे थे, कोड की तरफ हम बात कर रहे थे। एक्चुअली ये थोड़ा सा हमें नेविगेट करने के लिए। तो i+1 की यहाँ पे बात हुई कि i+1 किसकी वैल्यू देगा, 0+1, यानी कि स्टार्टिंग मैम में जी कहिए। ये बताने के लिए कि ये कौन सी आइट्रेशन का आंसर है, फर्स्ट आइट्रेशन का, सेकंड आइट्रेशन का है, उसके लिए आपने i+1 का इस्तेमाल किया है, जो कि पिछले वाले कोड में भी था। तो ये पिछले वाले कोड में और भी मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि हम इस तरह से थोड़ी सी इसको ब्रेक कर करके इस्तेमाल कर ले, ब्रेक कर करके समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं, बाकी